चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लास को है ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूंगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट में जो मैं गाइडेंस आपको दे रहा हूँ उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली बात, 1 मिनट का समय शुरू होता है। और देखो, मैं ये बात पता है हमेशा क्यों बोलता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना पहली बार आते हैं क्लास में, तो उन्हें ये बात है ना पता ही नहीं चल पाती। अगर मैं एक क्लास में ये बात बोलकर छोड़ दूं तो फिर सबको पता ही नहीं चल पाएगी। तो इसलिए मैं हर क्लास की शुरुआत में ना ये बात बोल देता हूँ ताकि कोई भी किसी भी क्लास को देखे उसे ये गाइडेंस मेरा पता चल जाए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। देखिए, क्लास में जितनी थ्योरी मैं आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और उसमें भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें सबसे पहले करनी चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, उस पर जाइए कम्युनिटी वाले सेक्शन में, वहां मैं क्वेश्चन डालता हूं, आप उनके आंसर कीजिए तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आगे भी आए सारी देखनी है आपको, क्योंकि ये सभी पेपर्स में आए हुए पीवाईक्यूज ही होते हैं। अगर आप बोलते हैं सर इन पीवाईक्यू या एमसीक्यू की आप हमें पीडीएफ दे दो, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है जी। और अगर कोई मेरे इन दोनों ऑफिशियल चैनल से नहीं जुड़ पा रहा है तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ कि लास्ट क्लास में ना मैंने आपको लोडर तक पढ़ा दिया था, है ना। मैंने आपको लोडर तक है ना समझा दिया था। अब आज की क्लास में ना हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ट्रांसलेटर के बारे में, उसके बाद फिर लिंकर के बारे में, और उसके बाद फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, 25 सितंबर 2024, यानी कि 25 सितंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर चल रहा था इसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को है ना हिंदी में भी सॉफ्टवेयर के नाम से ही बोला जाता है, इसका कोई हिंदी अनुवाद या ट्रांसलेशन नहीं होता है। बाकी आज की क्लास में ना, अच्छा पहले ये देख लो कि हम जिस कैटेगरी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी लिखोगे तो हिंदी में भी यही नाम होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर में ना अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर्स को समझिए क्या कह रहे हैं, है ना, क्या होता है ट्रांसलेटर्स। हिंदी में भी अगर देखें तो हिंदी में भी ट्रांसलेटर ही बोला जाएगा। वैसे पता है हिंदी में इसका एक नाम हो सकता है, ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद, और ट्रांसलेट करने वाले को क्या कहेंगे, अनुवादक कहा जाएगा। बट मैं डेफिनेटली लिख कर दे रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं कि है ना, कभी भी एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आएगा कि ट्रांसलेटर शब्द को है ना हिंदी में अनुवादक लिख दिया जाए। हिंदी वाले सेक्शन में भी ऐसे ट्रांसलेटर ही लिखकर दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेटर कह दो इंग्लिश में, हिंदी में एक ही बात है। अब ये होते क्या है, देखो मैंने ना आपको ट्रांसलेटर के केस में 3 नाम लिखवाए थे। सबसे पहला नाम लिखवाया था मैंने कंपाइलर, इसके बाद मैंने लिखवाया था आपको इंटरप्रेटर, और इसके बाद मैंने आपको लिखवाया था दैट इज असेंबलर। तो ये 3 है ना टोटल हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर में। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब है ना, अगर आपसे ये कहा जाए कि कंपाइलर एग्जैक्टली या इंटरप्रेटर या असेंबलर एग्जैक्टली होते क्या चीज है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये एक सिंगल प्रोग्राम होते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 2 चीजें मैंने आपको समझाई हैं।
एक तो प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम एक सिंगल एंटिटी है और सॉफ्टवेयर जिसमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोग्रामों का अगर कलेक्शन कर दिया जाए तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको है ना ट्रांसलेटर की कोई जानकारी है या नहीं। अगर आपको है ना ट्रांसलेटर की जानकारी, कंप्यूटर वाले ट्रांसलेटर की जानकारी अगर नहीं है, तो आपको रियल में एग्जाम्पल हो, जानते हो तो बताइए, वो भी आप बता सकते हैं। रियल में भी अगर कोई एग्जाम्पल हो तो भी आप बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। ट्रांसलेटर का ना रियल में एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की फॉर्म में। जैसे आजकल है ना बहुत सबसे सही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है गूगल ट्रांसलेटर का। आप है ना किसी भी जगह चले जाओ, जैसे मान लो आप विदेश में चले जाओ, है ना, और वहां पर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके भी है ना उनसे बात कर सकते हो। जैसे कुछ दिनों पहले हम आउट ऑफ इंडिया गए, यानी भारत से बाहर गए एक देश में, तो वहां पर लोकल, वैसे तो कुछ लोग है ना इंग्लिश समझ लेते हैं, हम भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो सामने वाला बंदे भाई, सामने वाला व्यक्ति भी टूटी फूटी इंग्लिश समझ लेगा, ठीक है। बट हम एक ऐसे एरिया में पहुंच जाए जहां पर है ना कोई टूटी फूटी इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहा, फिर क्या करेंगे? तो फिर उस केस में लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने क्या किया, वहां पर मोबाइल फोन निकाला, गूगल ट्रांसलेटर है ना ओपन किया, हमने अपनी भाषा में हिंदी में ही बोला, और जो दूसरी भाषा थी उस पर क्लिक कर दिया, तो उस व्यक्ति को सुना दिया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्टली समझ भी गया। फिर सेम रिवर्ट बैक कर लिया, यानी कि उसकी भाषा को गूगल ट्रांसलेटर पे बुलवा लिया, फिर हमने पढ़ लिया कि वो क्या कहना चाह रहा है। समझे नहीं? तो इस तरीके से ना एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके ये कम्युनिकेशन यानी कि संचार कर पाए। तो यही चीज है ना आजकल बहुत कॉमन हो गई है कि अब आपको है ना मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कहीं पर, अगर आप फंस जाएंगे और सामने वाले व्यक्ति समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहा है, तो ये कुछ चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमें और भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोकसभा या राज्यसभा का सीधा प्रसारण देखें, ठीक है, जिसको हम लोअर हाउस अपर हाउस भी कहते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे जैसे प्रधानमंत्री साहब बैठे होते हैं लोकसभा में, ठीक, तो उनके आसपास मिनिस्टर्स भी बैठे हुए आपको दिखाई देते होंगे। तो देखा होगा, नोटिस किया होगा आपने कि कुछ मिनिस्टर्स है ना कान पर हेडफोन लगा के बैठे रहते हैं, और कोई एक मिनिस्टर स्पीच दे रहा होगा, कुछ हेडफोन लगा के बैठे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा में ना जो मिनिस्टर हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं उन्हें वहां स्पीच स्पीच नहीं सुनना, तो गाने सुन लो जब तक हेडफोन लगा के। क्या ऐसा होता है? नहीं, वो गाने तो नहीं सुन रहे होंगे, तो फिर क्या सुन रहे होते हैं? देखो सपोज दैट कि कोई मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है, मतलब कोई मिनिस्टर है जो हिंदी में स्पीच दे रहा है, और कोई साउथ का मिनिस्टर भी वहां पर बैठा हुआ है जिसको हिंदी प्रॉपर नहीं आती समझ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उसका आना बेकार ही गया लोकसभा में या राज्यसभा में। तो वो है ना साथ के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन सुन ले, अगर उसे नहीं समझ में आ रही सामने वाले व्यक्ति की भाषा, तो वो इंग्लिश में सुन ले कि हाँ जी ये क्या बोल रहा है। तो हैंड टू हैंड है ना लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जा रहा होता है इंग्लिश में, इसलिए वो लोग हेडफोन लगाकर बैठे होते हैं। आप समझ में आ गई? तो बात ये है यहाँ पर कि जिस तरीके से हमारी डेली लाइफ में भी हमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाले, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आ गई बात? अब कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको है ना एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो हमारे कंप्यूटर में ना एक सीपीयू लगा हुआ है, हमारे कंप्यूटर का दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारा कंप्यूटर का सीपीयू कौन सी भाषा को समझता है, तो आंसर है बेटा मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा। तो ये पॉइंट है ना आप यहां पर नोट कीजिएगा कि जब है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि भाषाओं की बात हो, जब कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि भाषाओं की बात की जाएगी, तो यहां पर बेसिकली दो नाम आते हैं। एक लैंग्वेज का नाम है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। हिंदी में कहना चाहते हैं तो निम्न स्तरीय भाषा आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा में
एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको, दैट इज मशीन लैंग्वेज। अगर पेपर में ऐसा भी पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो ऑप्शन में अगर मशीन लैंग्वेज लिखा हो तो वो भी सही आंसर है। अब मशीन लैंग्वेज में जो भी लिखा जाएगा उसे किस नाम से बोले, तो आप उसे मशीन कोड कह सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे बोल दीजिए मशीन लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोड मशीन कोड कहलाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मशीन भाषा में लिखे जाने वाले कोड को क्या बोल सकते हैं, मशीन कोड कह दीजिए। या फिर है ना इसका एक नाम और भी हो सकता है, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड, ये भी कह दिया जाता है। और या फिर इसका एक तीसरा नाम भी हो सकता है, दैट इज बाइनरी कोड, ये भी बोल देता है। तो अगर मशीन कोड लिखा हो, ऑब्जेक्ट कोड लिखा हो, बाइनरी कोड लिखा हो, तीनों का मतलब सेम ही होता है। इसे नोट कर लीजिए, पहले तो इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी आपको पता ही है, अगर नोट नहीं करना तो मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में दे रहा था, वहां पर आपको ये कंप्लीट क्लास पीडीएफ मिल जाएगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से। उस क्लास पीडीएफ को भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में या कंप्यूटर में पढ़ के भी रिवीजन कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बट मैं चाहूंगा कि आप नोट्स खुद से बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। नोट कर लिया? तो ये ध्यान रखना कि मशीन लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को क्या कहा जाता है, मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड। ये 0-1 वाला ही कोड होता है, 1010101101, ये वाला जो कोड है ना, इसी को बाइनरी कोड के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो मशीन लैंग्वेज है ना, ये इतनी आसान लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे सीपीयू के लिए बनाई गई भाषा है। यानी सीपीयू को जो चीज समझ में आ रही है वो है मशीन लैंग्वेज। हम और आप जैसे लोगों को ये भाषा इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो जब आपसे पूछा जाए कि लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई और भी उदाहरण होता है, तो बेटा इसका सही आंसर है दैट इज असेंबली लैंग्वेज। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज। हिंदी में भी यही नाम होगा, असेंबली भाषा। बट ये क्यों बनाई गई? ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि मशीन लैंग्वेज इतनी आसान नहीं थी, तो इस भाषा से एक आसान भाषा बनाई जा रही थी, ताकि है ना आम आदमी, मतलब जो भी कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं वो समझ पाए। आम आदमी नहीं, कंप्यूटर पे काम करने वाले जो लोग हैं वो किसी भाषा को ना इजीली समझ पाए। तो मशीन लैंग्वेज से आसान भाषा होती है असेंबली लैंग्वेज। अगर आप मशीन लैंग्वेज में ही प्रॉपर सारी चीजों को समझेंगे तो उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्ट है ये। असेंबली में इजीली समझ में आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरीके से मशीन भाषा में लिखे जाने वाले कोड को मशीन कोड कहते हैं, तो असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले कोड को क्या कहेंगे? इसको असेंबली कोड कह देंगे। तो क्या इसका भी अपना कोई दूसरा नाम होता है? तो नोट कर लीजिए, असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले कोड को दो नामों से जाना जाता है। या तो इसे असेंबली कोड कह देते हैं, या फिर है ना इसको बेटा निमोनिक्स कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग एम से शुरू होती है। निमोनिक्स कह दो या निमोनिक कोड कह दीजिए, दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या तो निमोनिक्स बोल दीजिए या निमोनिक कोड। और ज्यादातर केस में मैं आपको बता दूं यही वाला नाम पूछा जाता है। कुछ समय पहले एक पेपर में पूछा गया है कि बताओ असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले कोड को क्या कहते हैं, तो आंसर है निमोनिक कोड कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब मैं एक बार फिर से बता दूं आप सभी लोगों को कि सीपीयू को केवल एक ही भाषा समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज से आसान भाषा हम लोगों के लिए वो है असेंबली लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में केवल दो ही एग्जांपल आएंगे, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। बट बेटा ये भाषा है ना इतनी आसान नहीं है असेंबली भी, कि आपको है ना बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। तब है ना भाषाओं को आसान करते हुए एक भाषा और बनाई गई, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया, यह नाम दिया गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हम और आप जैसे लोग न होते, हम और आप जैसे जो लोग हैं, यानी जिन्हें यूजर कहा जाता है, इनको बड़े आराम से प्यार से समझ में आ जाती है। ऐसा क्यों भाई? इसमें ऐसा क्या लिखा जा रहा है? इसमें बेसिकली जो भी लिखा जाएगा वो इंग्लिश में लिखा जाता है, यानी कि अंग्रेजी का इस्तेमाल करके। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? अगर आप कोई चीज है ना अंग्रेजी में लिखेंगे
तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप बोलेंगे सर हमारी तो इंग्लिश भाषा ही नहीं है, हम तो हिंदी में पढ़ते हैं। बेटा देखो, अब थोड़ा सा कंप्यूटर की तरफ अगर आप जाएंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर बेसिकली हिंदी में होता ही नहीं है, सही बताऊं मैं आपको। बट हम हिंदी में जितना हो सकता है उसे चेंज करके पढ़ते रहते हैं, बट इसकी जो एग्जैक्ट भाषा है वो अंग्रेजी भाषा ही है। ठीक है ना। तो मशीन और असेंबली लैंग्वेज से आसान भाषाओं की अगर हम बात करें तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। आप बोलेंगे सर हाई लेवल लैंग्वेज का कोई एग्जाम्पल नहीं होता, जैसे लो लेवल के दो एग्जाम्पल है, तो आंसर है होते हैं। देखो, जब आपसे पूछा जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है उच्च स्तरीय भाषा, तो सबसे पहले तो आप ये लिखो यहां पर कि इस भाषा में लिखा जाने वाला कोड किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा उसको है ना सोर्स कोड कह देते हैं, या फिर उसको प्रोग्राम कोड के नाम से भी बोल दिया जाता है। दोनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। पहले तो ये लिख लो, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को या तो सोर्स कोड कह दो या फिर प्रोग्राम कोड कह दीजिए। ठीक है। और एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि। समझ में आ गई बात। यानी मोटा मोटा आप ऐसे कह सकते हो कि केवल लो लेवल लैंग्वेज में दो ही नाम आते हैं, मशीन और असेंबली। इन दोनों नामों को छोड़कर अगर आपके सामने कोई भी नाम लिख दिया जाए और ये कहा जाए कि ये कंप्यूटर की भाषा है या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज का ही उदाहरण होगा, क्योंकि लो में केवल दो ही नाम आते हैं, बाकी सारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। तो इन सभी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आप लिखते हैं ना वो सब अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना हमें इजीली समझ में आ जाता है, हम आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए इस भाषा को है ना यूजर आसानी से समझकर अपना काम कर लेता है। तो अब है ना देखो, दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है यहाँ पर कि अगर हम सीपीयू की बात करें, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तो एक ही भाषा समझ में आती है, वो है मशीन लैंग्वेज, जो हम जैसे लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आती, इजीली समझ में तो नहीं आती। और अगर हम यूजर की तरफ बात करें तो यूजर को समझ में आती है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, जो कि अंग्रेजी में लिखी जाती है, वो हमारे सीपीयू को समझ में नहीं आती। तो फिर क्या करा जाए, एक ही तरीका बचा, आप यहां पर ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कीजिए। यानी अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड लिखते हैं और उसे अगर मशीन कोड में ट्रांसलेट करना है, तो बेटा यहां जिम्मेदारी दी गई है कंपाइलर नाम के ट्रांसलेटर को। और अगर आप असेंबली भाषा में असेंबली कोड लिखते हैं और उसे आपको मशीन कोड में ट्रांसलेट करना है, तो ये जिम्मेदारी दी गई है बेटा असेंबलर नाम के एक ट्रांसलेटर को। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना, सोर्स कोड से मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर, और असेंबली कोड से मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, असेंबलर नाम का ट्रांसलेटर। ये है यहां पर दोनों का मीनिंग। अब बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। अब आप बोलेंगे सर ये तो चलो समझ में आ गया, तो आप बोलेंगे सर हर एक प्रोग्रामिंग भाषा में मतलब ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, हर एक में ऐसे ही होता है। जैसे भाई ट्रांसलेटर हमें किसकी कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ से असेंबली भाषा से मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि लास्ट में तो हमें मशीन कोड ही लेके आना है ना, ताकि सीपीयू को हम डाटा दे सकें, सीपीयू को समझा सकें कि ये चीज है क्या। तो दो ही चीजों की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, एक तो असेंबली भाषा से मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की, और हाई लेवल लैंग्वेज से सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन कोड में कंपाइलर की। ठीक है। तो हर एक जितनी भी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज वाली उच्च स्तरीय भाषाएं, उन सभी के कंपाइलर होते हैं। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सभी भाषाओं के कंपाइलर होंगे जो सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब आप बोलेंगे सर आपने एक और ट्रांसलेटर का नाम भी तो बताया था, इंटरप्रेटर, वो कहाँ चला गया। चलिए बताता हूं उसके बारे में भी। देखो जैसे यहां पर प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम लिखे हैं ना, इन सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं के कंपाइलर होंगे, ये डेफिनेट श्योर है। जैसे अगर मैं ये कहूं
कि सी प्रोग्रामिंग भाषा है, या मान लो एक और एग्जांपल ले लो, जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, या सी प्लस प्लस है, या पाइथन है, इन सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं के कंपाइलर होते हैं? तो आंसर है जी हाँ, इनका कंपाइलर होगा। सी का कंपाइलर अलग होगा, जो सी के प्रोग्राम को या सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा। जावा का कंपाइलर अलग होगा, जो जावा के सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा। सबके कंपाइलर अलग अलग होते हैं, बट होंगे। बट एक पॉइंट और, जैसे जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका अपना है ना एक और ट्रांसलेटर होता है, जिसे इंटरप्रेटर के नाम से बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं, यहां पर लिख लो कि जावा प्रोग्रामिंग भाषा का कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ होता है। इंटरप्रेटर बोथ होता है। बट आप बोलेंगे सर क्यों, इंटरप्रेटर से ऐसा कौन सा काम हो रहा है? तो बेटा इंटरप्रेटर से बेसिकली क्या होता है, देखो यहां हमें ना एक और अलग से ट्रांसलेटर बना के दिया जावा प्रोग्रामिंग भाषा में, जिसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। और ये बना के दिया था जेम्स गॉसलिंग नाम के व्यक्ति ने। एक व्यक्ति है जेम्स गॉसलिंग, ये जावा प्रोग्रामिंग भाषा का डेवलपर है, और जावा को बनाया था 1995 में, 1995 में बनाया था जेम्स गॉसलिंग ने। तो इसने ना एक नोटिस की बात कि हम है ना एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम? एक ऐसा ट्रांसलेटर नहीं कर सकते, या एक ऐसा ट्रांसलेटर नहीं बना सकते जिसकी सीधी कनेक्टिविटी सीपीयू को दे दी जाए। मतलब हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि सोर्स कोड को है ना सीधे है ना सीपीयू को ही भेज दें डायरेक्टली, बीच में कंपाइलर की हमें जरूरत ही ना पड़े? आप बोलेंगे सर यहां पर भी तो कुछ कुछ वही हो रहा है कि सोर्स कोड क्या करेगा, सोर्स कोड है ना, मतलब कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा और वो सीपीयू को दे देगा। तो बेसिकली यहां क्या होता है कि जब सोर्स कोड कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में बदलता है, समझना इस बात को, जब सोर्स कोड कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में बदलता है तो उसके आगे एक स्टेप और भी होता है, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको, लिंकर वाला कॉन्सेप्ट। तो वो लिंकर का भी कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, तब जाके सीपीयू के पास वो डाटा पहुंचता है। फिर से सुन लो क्या कह रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए कि सोर्स कोड से मशीन कोड में आपको ट्रांसलेट करना है, सोर्स कोड से मशीन कोड में ट्रांसलेट करना है आपको, और फिर हमें सीपीयू को भेजना है, तो क्या काम कर रहा है कंपाइलर? तो यहां पर है ना बीच में एक कॉन्सेप्ट और भी होता है जिसे लिंकर कहते हैं। लिंकर का कॉन्सेप्ट आएगा तब जाके ना सीपीयू को डाटा मिलता है। बीच में लिंकर का कॉन्सेप्ट आएगा तब जाके सीपीयू को डाटा मिलेगा। अब हम ये ना लिंकर वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, सीधे सोर्स कोड को ना भेज देंगे सीपीयू के पास। यही काम कर देगा इंटरप्रेटर, यही काम कर देगा बेटा इंटरप्रेटर। तो ये जेम्स गॉसलिंग ने इस बात को सोचा था 1995 में, जब जावा प्रोग्रामिंग भाषा को इसने डेवलप किया था। तो अभी बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इनमें से वो कौन जिम्मेदार होता है जो सोर्स कोड को सीधे मशीन कोड में परिवर्तित किए बिना सीपीयू को ट्रांसफर कर दे। फिर से सुन लो, इनमें से कौन जिम्मेदार है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में ले जाए बिना सीपीयू को डाटा दे दे? उसे क्या कहते हैं? उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। या ये काम किसके द्वारा होगा? इंटरप्रेटर के द्वारा होगा। देखो बात यह है कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें 10 तरीके की भाषाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी लैंग्वेज का यूज करो। मेन कॉन्सेप्ट है ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। भाषा थोड़ी बहुत अदली बदली जा सकती है, बट मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप है ना करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, ये बात समझ में आ गई सभी को? बताओ जी। तो ये है यहां पर तीनों का कॉन्सेप्ट, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर का। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हर एक प्रोग्रामिंग भाषा का कंपाइलर होगा, ये ट्रू है, बट हर एक प्रोग्रामिंग भाषा का इंटरप्रेटर होगा, ये सही नहीं है।
जैसे जावा का कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों है, जबकि सी प्रोग्रामिंग भाषा के केवल कंपाइलर होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? तो ये था भाई ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, वो भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। एक कॉन्सेप्ट और होता है यहां पर एरर्स का। ये जो कंपाइलर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और इसके द्वारा ना कुछ एरर वगैरह भी ढूंढी जाती हैं। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि देखो, एक बात हमें ये भी समझ में आनी चाहिए ना कि हम कुछ भी थोड़ी लिख सकते हैं। जैसे हम कुछ है ना, कुछ भी लिख दें और ये कंपाइलर ट्रांसलेट करके दे देगा। बताओ, आप है ना किसी के पास कोई लेटर लिख कर भेज रहे हो, तो कुछ भी लिख के थोड़ी भेज दोगे कि जो मन आ रहा है उल्टा सीधा लिख दिया, हाँ जी लेटर लिखा है मैंने, लेटर भेजा तो था मैंने, उल्टी सीधी चीजें लिख के भेज दी नहीं। कोई यहाँ पर बीच में चेक करने वाला भी होना चाहिए कि अगर कोई लेटर या पत्र आप लिख रहे हो तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, वरना हर बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ एरर भी आ सकती हैं, अगर जब तक वो एरर खत्म नहीं करेंगे तब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा। देखो, सपोज दैट कि ये है ना कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बारे में आपको पता ही है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ स्टेटमेंट को कहा जाता है ना। तो ये है हमारा एक प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाए, यानी कि कोई गलती आ जाए, और गलती हो सकती है भाई, क्योंकि प्रोग्राम को लिखने वाला कौन होता है? प्रोग्रामर होता है। जिसने प्रोग्राम को लिखा उसे प्रोग्रामर बोलेंगे। और प्रोग्रामर एक इंसान ही तो होता है, इंसान से लिखते समय टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना। तो उन एरर को क्या कहा जाता है? उन एरर को बेसिकली बग कहते हैं। बग का अपना कोई फुल फॉर्म नहीं होता, केवल बग को बग कहा जाता है। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस बग को खत्म करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? टू रिमूव। यानी कि अगर प्रोग्राम के अंदर कोई बग आ गई है तो उसको खत्म करने के प्रोसेस को या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे बेटा डीबगिंग कहा जाता है, या कई बार डीबग भी बोल देते हैं। डीबगिंग कह दो या डीबग कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब ज्यादातर क्वेश्चन में है ना यही लिखा होता है कि बताओ किसी प्रोग्राम के अंदर कोई बग आ गई है, एरर आ गई है, तो उसे खत्म करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीबगिंग या डीबग कहते हैं। ठीक, बट किसी किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ना ऐसा भी लिखा आ जाता है कि किसी प्रोग्राम के अंदर अगर एरर आ रही है, बग आ रही है, तो उसको ढूंढने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसे बेटा टेस्टिंग बोला जाता है बेसिकली। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग। तो ये पॉइंट है ना, मैं यहाँ पर नोट करके लिखवाना चाहूंगा आपको, और अलग से नोट करके मेंशन करके लिखना। अगर लिखा जाए टू फाइंड आउट एरर, टू फाइंड आउट एरर इन प्रोग्राम, हिंदी में लिख लीजिए, प्रोग्राम में गलती को ढूंढने की प्रक्रिया, ढूंढने की प्रक्रिया, ऐसे लिखिए, टू फाइंड आउट एरर इन अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में गलती को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बेटा इसको कहा जाता है टेस्टिंग। ठीक है, इसको टेस्टिंग के नाम से बोला जाता है। बट एक बात ध्यान रखना, मैं क्या बोलना जा रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। अगर कभी ऐसा लिखा हो कि किसी प्रोग्राम में एरर आ गई है, तो उसे ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और किसी भी ऑप्शन पर है ना टेस्टिंग नहीं लिखा हो, तो फिर डीबगिंग को भी आंसर टिक कर देना। क्योंकि बात यह है कि हम प्रोग्राम के अंदर एरर को ढूंढने के बाद उसे खत्म भी करते हैं। लास्ट में खत्म भी तो करना पड़ेगा, जब तक हम एरर को खत्म नहीं करेंगे तब तक है ना प्रोग्राम ट्रांसलेट नहीं होगा, और ट्रांसलेट नहीं होगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। अगर कभी ऐसा लिखा हो कि प्रोग्राम को अंदर एरर आ गई है, उसे ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और ऑप्शन में कहीं पर भी टेस्टिंग ना लिखा हो, ऑप्शन में ना दे रखा हो टेस्टिंग, तब डीबगिंग को भी आंसर टिक कर देना, ये मानते हुए कि पहले एरर को ढूंढा गया होगा फिर खत्म कर दिया गया होगा, आंसर डीबगिंग है। बट अगर स्पेशली यही लिखा हुआ है कि प्रोग्राम के अंदर एरर आई हुई है और उसे खत्म करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो डीबगिंग। और अगर ये लिखा हुआ है कि किसी प्रोग्राम के अंदर एरर आई हुई है और उसे ठीक करने के उसको ढूंढने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, और ऑप्शन में टेस्टिंग लिख रखा है, तो भी टेस्टिंग को टिक कर देना। ठीक है जी, समझ में आया? एक बार फिर से सुन लो। ये तो सिंपल सा पता है ही आपको कि
बग को खत्म करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसके केस में ना कंफ्यूजन ज्यादा पता है क्यों है, क्योंकि लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर्स की पीडीएफ में इस क्वेश्चन के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई है। बहुत सारी जगह पर है ना ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंग्वेज और यहाँ पर डीबगिंग लिख देते हैं, तो फिर बच्चे परेशान होकर मेरे को बोलते हैं कि सर आपने तो बताया था ढूंढने के प्रोसेस को टेस्टिंग बोलते हैं, जबकि इस किताब में लोकल राइटर की किताब में डीबगिंग लिखा हुआ है। तो मैं वहां पर यही समझाता हूँ, बेटा देखो लोकल राइटर की किताबों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट मारा होता है, सही काम नहीं किया होता है। तो इसलिए है ना कुछ पॉइंट हमेशा दिमाग में रखो कि अगर ये क्वेश्चन लिखा आए और ऑप्शन में टेस्टिंग हो तो टेस्टिंग सही आंसर है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आए और ऑप्शन में टेस्टिंग ना दे रखा हो तब डीबगिंग भी टिक कर सकते हो, ये मानते हुए कि हमने पहले एरर को ढूंढा और फिर बाद में खत्म कर दिया। और केवल सीधे सीधे यही लिखा हो तो आंसर डीबगिंग हो गई होगा। ठीक है, चलिए आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब आगे देखते हैं कि ये जो एरर या गलतियां हैं ना ये कितनी हो सकती हैं, इनके भी कोई टाइप वगैरह होते हैं क्या। तो देखो मैं समझाता हूं। जब है ना हम एरर्स की बात करते हैं, गलतियों की बात करते हैं या बग्स की बात करते हैं, तो टोटल मिला के हमें 3 तरीके की बग या एरर देखने को मिलती हैं। वो भी कब, जब प्रोग्राम को रन कराया जाता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रोग्राम को रन कराते समय, कराते टाइम या कराते समय आने वाली एरर्स, आने वाली एरर्स। तो जब प्रोग्राम को कंप्यूटर में चलाया जा रहा होगा उसी को कहते हैं रन कराना। तो प्रोग्राम को जब रन करा रहे होते हैं तो उस समय जो एरर मिलेंगी उनको क्या कह दिया जाएगा, उनको रन टाइम एरर कह दिया जाता है। समझ में आ गई बात। और ये रन टाइम एरर या एरर्स टोटल 3 प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहली देखो, आपको है ना प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर भी मिल सकती है। लॉजिकल एरर जिसको है ना दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह दिया जाता है अनएक्सपेक्टेड आउटपुट वाली एरर। यानी कि लॉजिकल एरर में है ना हमेशा अनएक्सपेक्टेड आउटपुट ही आएगा, मतलब जैसा आप आउटपुट सोच रहे हैं वैसा न आ रहा हो, कुछ और ही आ रहा हो, तो उसको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट एरर या फिर उसको लॉजिकल एरर के नाम से बोला जाता है। और प्रोग्राम के अंदर अगर लॉजिकल एरर आई है तो इसको ढूंढने की जिम्मेदारी बेटा प्रोग्रामर की होती है, जिसने प्रोग्राम लिखा है, और कोई ढूंढ कर नहीं बता सकता। आप चाहें तो यहां लिख लो डिटेक्टेड बाय, यानी कि किसके द्वारा ढूंढी जाएगी, प्रोग्रामर के द्वारा। जैसे सपोज दैट अगर आपने बोला किसी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, आपने बोला ए की वैल्यू मान लो 20 है और बी की वैल्यू मान लीजिए 10 है, और आप ये कह रहे हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तो है ना दोनों को जोड़कर आंसर कितना आएगा, 30 आ जाएगा, है ना। बट जब आप ये चीज लिख रहे थे ना तो आपसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्या, आपको यहां पर माइनस लगाना था और आप लगा के यहां पर प्लस, आपको लिखना माइनस था। तो जब आउटपुट आएगा वो आउटपुट जैसा आप सोच के चल रहे थे वैसा थोड़ी होगा भाई। उसी तरीके से हो गया ना, जैसे किसी जमीन पर कोई घर बनाने जा रहे हो तो क्या बनेगा घर, कैसा बनेगा घर, ये चीज पहले से पता होती है ना, कागज पे भी, जिसको नक्शा या मैप कहते हैं, और दिमाग में भी रहता है कि घर ऐसा बन के आएगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि मिस्त्री मजदूर को बुला लिया, सामान ला के दे दिया और कह दिया चलो भाई बनाओ, देखते हैं क्या बना के देते हो, ऐसा नहीं होता है। तो यानी जो प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखने बैठा होगा उसे ये चीज पता होगी कि आउटपुट ये निकल के आएगा, मैं इस आउटपुट को लाने के लिए प्रोग्राम लिख रहा हूं, है ना। तो आएगा आउटपुट क्या यहां पर 30, जबकि वो सोच के चल रहा है कि यार 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ये जो प्लस उसने गलती से लिख दिया है इसकी जगह माइनस लिखना था, तब आंसर आएगा 10। तो इस तरीके की एरर को लॉजिकल एरर कहा जाता है, जिसमें हमेशा आपको आउटपुट अलग मिलेगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद आती है एक और एरर जिसको सिंटैक्स एरर के नाम से बोला जाता है। सिंटैक्स एरर कह दो या फिर इसका एक नाम और भी होता है सिंटैक्टिक एरर। ये क्या चीज है भाई, सिंटैक्टिक एरर। पहले ये लिख लो, इसको डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, डिटेक्टेड बाय, यही जिम्मेदारी है कंपाइलर के पास। मतलब कंपाइलर क्या करता है बेसिकली, जो भी प्रोग्राम इसे दिया जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए, उससे पहले सिंटैक्स एरर या फिर एक नाम और भी हो सकता है इसका रूल्स एरर।
मतलब अगर आप किसी प्रोग्रामिंग भाषा के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमेशा सिंटैक्स एरर देता रहेगा या रूल्स वाली एरर देगा। जैसे किसी सी प्रोग्रामिंग भाषा में ऐसे कहा जा रहा है कि ए इज इक्वल टू 20 कॉमा बी इज इक्वल टू 10 लिखकर यहाँ पर ऐसे सेमी कोलन आपको लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आप कोई लॉजिक लिख रहे हैं इस तरीके से सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा और उसके आगे भी सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर सेमी कोलन छोड़ दो, तो एरर आएगी हमेशा। या फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जो लॉजिक आपने लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसकी जगह आप है ना ए प्लस बी इज इक्वल टू सी लिख दो, ऐसे, तो ये भी अलाउ नहीं है। तो अगर आप किसी प्रोग्रामिंग भाषा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमेशा उसमें सिंटैक्स एरर या सिंटैक्टिक एरर आती रहेगी, और इसी को ढूंढ ढूंढ कर कौन देता रहता है? कंपाइलर देता रहेगा। समझ में आ गई बात? और एक और होती है यहां पर, दैट इज सिमांटिक एरर। सिमांटिक एरर्स, ठीक है, इनका कोई नाम नहीं होता दूसरा, बस इसके आगे लिख लो कि सिमांटिक एरर को डिटेक्ट कौन करता है, कौन ढूंढ कर बताता है। तो बेटा एक अलग से नाम और होता है, पार्सर। पार्सर नाम का एक प्रोग्राम, ये बेसिकली कंपाइलर के साथ मिलके ही काम कर रहा होता है कंप्यूटर पे, तो इसे पार्सर बोलते हैं। और ये सिमांटिक एरर को ढूंढकर बताता है। ये सिमांटिक एरर जनरली है ना वार्निंग्स होती हैं, इनको वार्निंग्स कहते हैं, यानी चेतावनी कहते हैं इनको। देखो समझाता हूं इस चेतावनी या वार्निंग का मतलब क्या है। किसी सी प्रोग्रामिंग भाषा में आप कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 20 लिखो, बी इज इक्वल टू 10 लिखो, और फिर आप बोल रहे हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करके बताओ आंसर क्या निकलेगा। तो आंसर आ जाएगा दैट इज 30। ए की वैल्यू पुट हो जाएगी यहाँ पर, बी की वैल्यू पुट हो जाएगी, और दोनों को जोड़कर सी में आंसर आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, है ना, ये आंसर आपका आ जाएगा। बट सपोज दैट आप है ना जब प्रोग्राम लिख रहे थे तो लिखते लिखते आप भूल गए कि ये वैल्यू भी देनी है आपको। आपने बस ये बोल दिया कि ए और यहाँ पर बी, बस, और फिर आगे लिख रहे हो आप ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अब आप पूछ रहे हो कि बताओ क्या आंसर आएगा सी में। तो बेसिकली यहाँ पर सी में कोई आंसर नहीं आएगा, और एक है ना एक एरर आ जाएगी या वार्निंग आ जाएगी जिसे बोलते हैं वैल्यू इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम। यानी कि आपने आपने जो कहा है ना कि ए बी को जोड़कर सी में आउटपुट दीजिए, वहां पर पहले ए और बी में कोई वैल्यू तो दो। जब आप ए और बी में वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो सी उसको ए और बी को जोड़कर सी में आउटपुट आएगा कैसे? समझे या नहीं? तो ए और बी में है ना पहले आपको यहां पर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके की चेतावनी जिसको बोलते हैं यहां पर वैल्यू इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम, वैल्यू इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम। तो इस तरीके की वार्निंग्स को यानी चेतावनियों को क्या कहा जाता है? सिमांटिक एरर के नाम से बोला जाता है। बताइए जी, समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये है ना तीनों आप एरर के नाम है ना ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है जी। अब देखो एक है ना एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जो कि हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये है ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर से संबंधित है, पहले ये नोट कर लो आप, ठीक है। ये तो एरर वगैरह हो गई, बाकी कंपाइलर और इंटरप्रेटर से संबंधित है ना एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना। देखो ये भी ध्यान रखना कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया कि वो कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इनके ना प्रोग्राम को रीड करने का तरीका भी अलग अलग होता है, ये और साइड में कहीं नोट कर लो, क्योंकि ये भी है ना एरर से संबंधित ही है। क्योंकि देखो कंपाइलर अगर एरर ढूंढ रहा है तो इंटरप्रेटर भी तो एरर ढूंढ सकता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मतलब कंपाइलर को तो काम एक और दे रखा है कि एरर ढूंढो, अगर एरर नहीं है तो ट्रांसलेट कर दो।
और अगर है एरर तो बताओ। और इंटरप्रेटर के केस में कह दिया कि सीधे सीपीयू को डाटा दे दो, तो कुछ भी लिख दोगे तो वो सीपीयू के पास थोड़ी पहुंचा देगा इंटरप्रेटर, वो भी तो एरर ढूंढेगा। तो बस इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर के केस में एक पॉइंट और लिख लीजिए, एरर को ढूंढने के केस में और प्रोग्राम को रीड करने के केस में। देखो सपोज दैट ये कोई प्रोग्राम है, ये कोई प्रोग्राम है, तो आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, वरना याद रखना बस। और ये है कोई प्रोग्राम, ठीक है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। कंपाइलर है ना पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है। जैसे मान लो इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, इन पांचों लाइनों को पूरी पढ़ने के बाद फिर बताएगा लास्ट में कि कितनी एरर आ रही है। जैसे 5 की 5 लाइनों में एरर है तो लास्ट में शो कर देगा भैया तुम्हारी 5 की 5 लाइनों में एरर है, इनको ठीक करो तभी मैं ट्रांसलेट करूंगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, तो इन पांचों लाइनों को लाइन बाय लाइन रीड करेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रहा था, हाँ यहाँ पे भी लाइन बाय लाइन ही रीड कर रहा था कंपाइलर, बट सारी लाइनों को रीड करने के बाद लास्ट में एरर दिखाता है। ये लाइन बाय लाइन रीड करते समय किसी भी लाइन में अगर एरर आ गई तो वहीं दिखा देगा। जैसे पहली लाइन में एरर आ गई तो वहीं दिखा देगा इसमें एरर है, इसको ठीक करो तब मैं दूसरी लाइन को पढ़ूंगा। ये डिफरेंस है। तो एक बार मैं बोल देता हूं इस बात को कि कंपाइलर रीड्स होल प्रोग्राम एट वन टाइम एंड इफ एरर फाउंड्स देन शोज ऑल द एरर एट द लास्ट। हिंदी में कहा जाएगा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है और अगर एरर पाई जाती है तो उन्हें सबसे आखिरी में दिखाता है सारी एरर्स को। इंटरप्रेटर के केस में क्या कहेंगे, इंटरप्रेटर रीड्स होल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, इफ error found in any line then shows the error at the end of the line। हिंदी में कहा जाएगा इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को लाइन दर लाइन पढ़ता है और अगर किसी लाइन में एरर पाई जाती है तो उसी लाइन के अंत में एरर दिखा देता है, तब दूसरी लाइन को पढ़ेगा। बताओ जी बात समझ में आ गई या नहीं। तो ये था ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। इज इट क्लियर। बस इतना ही है ट्रांसलेटर में। और मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं कि अगर ट्रांसलेटर से संबंधित कोई पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछते फिर, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अगला एक और पॉइंट रखेंगे, मतलब देखेंगे, जिसका नाम है लिंकर। ये क्या होता है और अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लिंकर की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है हमको। मैंने बताया था ना जैसे सोर्स कोड से है ना मशीन कोड में ट्रांसलेट कौन करता है, कंपाइलर, फिर वो सीपीयू के पास डाटा भेजा जाता है, तो बीच में यहाँ लिंकर का भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्रेटर के केस में हमने सोर्स कोड को सीधे ही भेज दिया था सीपीयू के पास, है ना। देखो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि लिंकर का मतलब लिंक करने वाला, बट किसको कैसे समझाता हूं। सपोज दैट कि आपने अपने कंप्यूटर में ना किसी सॉफ्टवेयर को प्ले किया या किसी सॉफ्टवेयर को ऑन किया। जैसे कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है जिस पर आप माउस से डबल क्लिक करके उसे ऑन कर लेते हैं, उसे चला लेते हैं। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, तो ये भी आपको पता है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। ढेर सारे प्रोग्रामों को जोड़ा गया होगा या ढेर सारे प्रोग्रामों को जोड़कर तब क्या बना दिया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में टोटल मिला के 3 प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2 और प्रोग्राम नंबर 3। समझ में आ गई बात, टोटल मिला के 3 प्रोग्राम है। ये जो सॉफ्टवेयर जिस पर हमने डबल क्लिक किया है और इसे ऑन किया है उसमें टोटल 3 प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, दैट इज सोर्स कोड। भाई प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोड क्या कहलाएगा, सोर्स कोड कहलाएगा। तो आप यहाँ पर प्रोग्राम की जगह सोर्स कोड शब्द लिख लो। अब अभी तो बताया आपको, ठीक है भाई। अब सोर्स कोड क्या हमारे सीपीयू को समझ में आते हैं सीधे, नहीं।
तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें कंपाइलर के द्वारा, यहां है बीच में कंपाइलर, यहां पर है बीच में कंपाइलर, यहां पर है बीच में कंपाइलर, ठीक है। और कंपाइलर के द्वारा क्या जनरेट होती है, सोर्स कोड से मशीन कोड जनरेट होता है। बट लिंकर के केस की बात करें तो यहां पर मशीन कोड की जगह ऑब्जेक्ट कोड लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी कोड तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहां ऑब्जेक्ट कोड लिख लीजिए, तो क्या जनरेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाएगा, सभी सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है साहब। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होते हैं ये है ना, अब लिंक किए जाएंगे, इनको लिंक किया जाता है, यानी कि आपस में इनको जोड़ दिया जाता है, किसके द्वारा, लिंकर के द्वारा। और फाइनली लिंक करके एक फाइल बनाई जाती है जिसे डॉट ई फाइल बोलते हैं। ये चाहे तो ऊपर नोट कर लीजिए, डॉट ई फाइल, ये क्या होता है, वैसे तो अपना इसका एक फुल फॉर्म भी होता है, दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ विंडोज, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को डॉट ई फाइल के नाम से बोलते हैं, ठीक है जी। और लिखना चाहें तो इसको एंड, इसको सिस्टम फाइल भी कहा जा सकता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम फाइल भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं, ये भी साइड में कहीं नोट कर लेना, ठीक है साहब। तो इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, और इसे सिस्टम फाइल भी कह देते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है ना, ये फिर फाइनली भेजी जाती है सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, तब जाके सीपीयू को डाटा मिलता है, ये प्रोसेसिंग करेगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा, जो फिर हमें बाद में मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक बात है ना, फिर से सुन लीजिए, मैं इस पॉइंट को अभी लिखवाऊंगा, अभी इसे रब करके मैं इसे एक बार बोल देता हूं कि लिंकर क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है ऑब्जेक्ट कोड फाइलों को जो कि कंपाइलर के द्वारा जनरेट की गई हैं, और उनको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंबाइन कर देता है, फिर इसे सीपीयू के पास भेज देता है, ठीक है। पहले डायग्राम नोट कर लीजिए, चलिए रब कर दूं इसको। तो इसकी जो डेफिनेशन या परिभाषा है वो अब लिख लेते हैं, यहां पर लिखिए लिंकर लिंक्स, लिखिए बेटा लिंकर लिंक्स, लिखिए ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स, ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स जनरेटेड बाय कंपाइलर and combines them and combines them into one executable file, ठीक है जी। लिख लो लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स जनरेटेड बाय कंपाइलर एंड कंबाइंस देम इनटू वन एग्जीक्यूटेबल फाइल, हिंदी में लिख लो लिंकर, लिखिए कंपाइलर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा उत्पन्न की गई ऑब्जेक्ट कोड फाइलों को, ऑब्जेक्ट कोड फाइलों को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, या ऑब्जेक्ट कोड फाइलों को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए।
तो ये था लिंकर के बारे में कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है साहब, समझ में आ गया सभी को? अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है ना एक पॉइंट और बचा हुआ है, लास्ट पांचवा पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बायोस लोडर के बारे में और ट्रांसलेटर लिंकर के बारे में समझा दिया। अब बचा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आज स्टार्ट करें या फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करें? मेरे हिसाब से एक ही क्लास का टॉपिक है, एक ही क्लास में ही खत्म हो जाएगा। बताइए आप लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक्चुअली बात है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो कोशिश है ना यही होनी चाहिए। कि एक क्लास में ख़त्म हो जाए। कल कर लें? चलो कल कर लेंगे। सुधीर कोठारी। सुधीर जी, आपने जो अभी कमेंट लिखा है इसको आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना, ठीक है? मैं फोटो खींच के ही भेज दूंगा, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही होगा, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, कल ही कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना पूरा एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमारा है ना ऑपरेट ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद शुरू करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो तो इस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मेंशन होके आ रहा है, तो वो एक अलग से चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते यही बोलूँगा कि आप एमसीक्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि जितने एमसीक्यू पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखो जो एमसीक्यू पढ़ लिए उनको बार बार रिवाइज नहीं करना, उसे छोड़कर आगे के एमसीक्यू पढ़े जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही बात को पूछने के 10-10 तरीके 10 भाषाएं हो सकती हैं। तो जो एमसीक्यू पढ़ लिए उन्हें छोड़ो, अब आगे पढ़िए। ठीक है, तो और कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ लीजिएगा। कोशिश करना कि जब भी आप डाउट पूछें अपने बैच का नाम लिखकर मुझे ज़रूर भेजा करें, और जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।